आइए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अपने पुस्तक हिंद स्वराज, ये देखिए महात्मा गांधी ने लिखा था हिंद स्वराज पुस्तक के माध्यम से कैसी विशेषता वाली शिक्षा, सिर्फ शिक्षा के बारे में ही बात हो रहा है, कैसी विशेषता वाली शिक्षा, ये आप देखो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, सेम चीज़ ये भी वही चीज़ लिखते हैं बच्चों के बारे में। क्या लिखते हैं अब आप देखिए, इनके अनुसार क्या होना चाहिए, जो शिक्षा होनी चाहिए ना, व्यवसायिक होनी चाहिए, सांस्कृतिक होनी चाहिए, सामाजिक होनी चाहिए, नैतिक होनी चाहिए, नैतिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए, ये यही कहते थे। और क्या कहते थे इनके अनुसार, क्या कहते थे ना, भूगोल, खगोल विज्ञान, बीज गणित, ज्यामिति आदि का उदाहरण देते हुए कहा कि इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। मतलब ये साफ सुथरा कहना चाहते थे, ये पॉइंट आप पढ़ो, ये चीज़ देखो, जीव विज्ञान, खगोल, आपका फिर ज्यामिति आदि का उदाहरण देते हुए कहा कि इन दैनिक जीवन में जो उपयोग है उनका इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चों को वो चीज़ सिखाना चाहिए जिससे वो रोजगार सृजित कर सके। उनका साफ साफ कहना था कि हमें वो चीज़ बच्चों को सिखाओ जो बच्चे रोजगार से जुड़ सके। और अब देखो क्या कहना चाहते थे, इन्होंने कहा जातिगत भेदभाव संपन्न होना चाहिए, हुनर सिखाना चाहिए। क्या है हुनर, हुनर सिखाना चाहिए। गांधी जी का जो शिक्षा पुस्तक था, इन्होंने इस पुस्तक में बहुत ही बढ़िया ढंग से बताया रखा है इस चीज़ के बारे में। एक चीज़ और, ये जब लिखोगे आप तो मैंने जो ऊपर पॉइंट बता रखा है सारा पॉइंट सेम ही होगा, मैं वो पॉइंट का मैं बार बार बता रहा हूँ, सारा पॉइंट सेम ही होगा, वो पॉइंट तो भूलना ही नहीं है। लेकिन अब जिसके बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको मतलब परिचय देना है। जैसे महात्मा गांधी द्वारा रचित पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई थी। यह पुस्तक लगभग 30,000, देखिए यहाँ लिखा है 30,000 शब्दों में लिखी गई है। गांधी जी ने अपने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज पर लिखी गई थी। ये थोड़ा सा लिख देना है, और क्या लिखना है। और देखिए फिर ये लिखना है, वो ये स्वप्न में शिक्षा पर काफ़ी बल दिया है। उनका कहना था शिक्षा सिर्फ रटने वाली वस्तु मात्र नहीं है। इनके अनुसार देखिए लिखा, शिक्षा सिर्फ रटने मात्र वस्तु मात्र नहीं है, ये एकदम ध्यान में रखिएगा। ये सब चीज़ें उनका परिचय थोड़ा सा देना है, बाकी सारी चीज़ें ऊपर का बच्चों को भ्रमण द्वारा सिखाया, बच्चों को स्किल सिखाया, बच्चों को मतलब समाज में चल रहे गतिविधि जो है उसके बारे में सिखाया है, पर्यावरण का भ्रमण कराया। सेम चीज़ इन्होंने लिखा है। नोट्स तो मैं शेयर करूँगा, आपको एक बार बस पढ़ लीजिएगा, आपको माइंड में सर्कुलेट होने लगेगा कि कैसे मतलब मैं लिखा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोल भी रखा है, इनको अनुसार 7 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। फिर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होनी चाहिए। इनके अनुसार शिक्षा पाठ्यक्रम से अंग्रेजी को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इनके अनुसार ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसमें बच्चा आत्मनिर्भर बने और उन्हें रोजगार मिले। फिर मातृभाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, संगीत, सामान्य विज्ञान आदि होना चाहिए। ये सब ये कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। मारिया मांटेसरी, ये जो 10 क्वेश्चन होंगे ये आप एकदम ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 35 नंबर का पूछता है। आइए ये मारिया मांटेसरी, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। देखिए मारिया मांटेसरी की पुस्तक विकास के क्रम, इनका जो किताब था, किताब का नाम था विकास के क्रम। ये चीज़ याद रखिएगा। मारिया मांटेसरी की पुस्तक विकास के क्रम में बच्चों को सीखने के संबंध में विशेष पद्धति को रेखांकित करे। देखिए मारिया मांटेसरी क्या थी, इनके बारे में जो परिचय है मैं तो बताऊंगा ही। इनका एक ही चीज़ कहना था, मंद बुद्धि बालक के पिछड़ेपन का कारण क्या है। स्पेशल इनका कहना था ये चीज़। देखिए मंद बुद्धि बालक के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है, ये चीज़ का पता लगाया इन्होंने पता लगाया कि मंद बुद्धि बालकों के पिछड़ेपन का एक ही कारण है कि आपका देखिए ज्ञानेंद्रियों का कमज़ोर होना। इसी चीज़ पे ज्ञानेंद्रियों का कमज़ोर होना, आप यदि ये चीज़ लिख देते हैं ना, इनमें बस 4 चांद लग जाएंगे। ज्ञानेंद्रियों का कमज़ोर होना जिस कारण से मंद बुद्धि बालक हो जाते हैं। कोई भी जन्म से यदि उसके ज्ञानेंद्रियाँ कमज़ोर होती है तो ऑटोमेटिक है बच्चा कमज़ोर होता है। इन्होंने इस पे ही ज़्यादा बल दिया और बल दे के मांटेसरी पद्धति का विकास किया, जो आगे जाके बहुत ही इनके द्वारा जो पद्धति थी उस पद्धति में कैसे पढ़ाया जाता था, एक एक पॉइंट यहाँ पे आप लिखा हुआ है,
आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखा हुआ है मॉन्टेसरी पद्धति में क्या क्या होता था। ये देखो आप, मॉन्टेसरी पद्धति में सेम चीज़ जो ऊपर मैंने बता रखा है, सारी के सारी चीज़ ही एक सेम ही है। तो ये चीज़ें आपको एक बार पढ़ना, इनके बारे में थोड़ा सा जानना भी जरूरी है कि लिखना कि आखिर कहाँ से थे, कैसा था, इनका जो भी है थोड़ा सा टिप्पणी के तौर पे यहाँ पे मैंने लिख रखा है। यहाँ पे मैंने एक एक करके पॉइंट लिख रखा है, ये सब चीज़ें आपको लिख लेना है थोड़ा सा। अब बाकी जो चीज़ है वो सारी सेम है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, ज्योतिबा फुले, ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहा। ज्योतिबा फुले द्वारा हंटर आयोग 1882 को शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के असमानता को रेखांकित करते हुए दिए गए बयान को शिक्षार्थी संवाद में स्पष्ट करें। अब आपको पता है कि ज्योतिबा फुले क्या थे, ये निम्न जाति के लोग थे। और क्या था, सॉरी थोड़ा सा पानी पी ले मैं। देखिए ज्योतिबा फुले क्या था ना, यहाँ पे देखिए असमानता, सांस्कृति, सामाजिक, शैक्षिक, हंटर आयोग इनके नाम से बहुत ही प्रचलित है। देखिए ज्योतिबा फुले में क्या हुआ था ना, एक माली के बेटे थे और पढ़ने में बहुत ही मन था। इनके पिताजी ने इनको दाखिला कराया, लेकिन स्वर्णों के उत्पाद के चलते दाखिला पाठशाला में कराया शहर में, और स्वर्णों के उत्पाद के चलते उन्हें विद्यालय से निकाल दिया गया। ये कहा जाए कि प्रताड़ना का शिकार हुआ, जिस कारण ये कहते समानता की बात करते हैं कि हमें समानता चाहिए, हम भी तो इंसान हैं। ज्योतिबा फुले ने यही चीज़ स्पेशली किया। इन्होंने पुणे के रहने वाले थे, ये मैं थोड़ा सा परिचय उनको बता देता हूँ। ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 ईस्वी पुणे में एक माली परिवार में हुआ था। ये पढ़ने में बहुत ही तेज थे, इसलिए पिता ने सोचा कि उन्होंने दाखिला पाठशाला में करवा देते हैं। मगर स्वर्णों के विरोध के चलते, देखिए ये पॉइंट है, स्वर्णों के विरोध के चलते उन्हें पाठशाला से ज़्यादा दिन पढ़ने का मौका नहीं मिला। तब से उन्होंने ठान लिया कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं, दलितों एवं शूद्रों को हित में काम करेंगे। ये तब से ही सोच लिए, ये इतना परिचय दे देना है बस, और ज़्यादा नहीं देना है। ये परिचय देने के बाद अब इन्होंने क्या किया था, आखिर हंटर आयोग में क्या हुआ था। देखिए हंटर आयोग में स्पेशली क्या हुआ था, 1882 ईस्वी में क्या हुआ था ना, विलियम हंटर की अध्यक्षता में इन्होंने हंटर आयोग का सुझाव प्रस्तुत किया। यानी एक लेटर लिखा विलियम हंटर को, और उस लेटर में क्या क्या चीज़ें लिखा, एक एक चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िएगा। समाज में शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक असमानता एवं शिक्षा में भेदभाव खत्म करने का सुझाव प्रस्तावित किया इन्होंने। ठीक है, फिर क्या उन्होंने क्या किया, ज्योतिबा फुले प्रथम भारतीय थे जो 12 साल तक के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की मांग की थी। इन्होंने हंटर आयोग के माध्यम से बताया कि भारतवर्ष में जात पात, छुआछूत की जड़ें काफ़ी मजबूत एवं गहरी है। इन्हें दूर करने के लिए इन दलित, शूद्र जाति के बालकों के लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए, और इसी जाति के शिक्षक की बहाल होना चाहिए। आपको पता है यदि कोई जाति SC का है या ST का है, और यदि इन्हीं जाति से SC ST का भी मास्टर होता है, तो क्या होता है, इनके साथ एक उनकी भावनाएं जो होता है वो जुड़ी रहती है। इनकी जो भावनाएं होता है जुड़ी रहती है कि ये तो हमारे भाई बंधु हैं, ऐसा होता है। इसलिए इनका कहना था कि जो SC ST के या जो भी निम्न वर्ग के जो जाति वहाँ के लोग थे, बच्चे थे, उनको क्या करना है, वैसा ही शिक्षक को भी बहाल करना है, ताकि उनके तरफ से ज़्यादा फोकस किया जाए। और पिछड़े विद्यालय की भी कमी थी कि पिछड़े इलाके में जो विद्यालय हैं वहाँ विद्यालय ओपन किया जाए, क्योंकि वहाँ विद्यालय भी नहीं था। इनका यही कहना है। हंटर आयोग आया था, उसी में विलियम हंटर की अध्यक्षता में इन्होंने एक लेटर लिखा था और उसे पास कराया था, और इन्हें उस आयोग के जितने भी सदस्य थे उन्हें लास्ट में उनको मानना पड़ा। यहाँ सारा लिखा है। इनको देखिए उस टाइम क्या होता था ना, जो भी निम्न जाति के थे वहाँ पे बाल विवाह बहुत तेजी से था, छुआछूत थी, मूर्ति पूजा था, सती प्रथा था, जात पात की ऊंच नीच था, स्त्री के प्रति अमानवीय व्यवहार था, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति था। इन्होंने ये सब पर चीज़ पर काफ़ी बल दिया हुआ था। ये लिखा, इन्होंने निम्न क्षेत्रों पर योगदान अपने बहुत ही बढ़िया ढंग से दिया था। और इनके द्वारा जो लिखी गई बात था वो क्या हुआ था, ज्योतिबा फुले के विचारों और प्रार्थना पत्र से आयोग काफ़ी प्रभावित हुआ था, और लॉर्ड रिपन ने आयोग की सभी सिफारिशें मान ली थी। ये चीज़ें आपको लिखना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे इन लोगों ने बहुत ही काम किया है, भारतवर्ष के लिए बहुत ही काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही काम किया है।
तो 5 के सीरीज में यही रहा। 2 क्वेश्चन मैं वहाँ पहले किया था, तो मैं थोड़ा पानी पीने के चक्कर में वो मेरे से एग्जिट हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फिर आगे जे कृष्णमूर्ति की पुस्तक शिक्षा क्या है, यहाँ से मैं शुरू करूँगा और मैं यहीं तक करता हूँ। और आपको बस ध्यान में रखें, जो मैं पहला पॉइंट ऊपर बताया हूँ दीवा स्वप्न गिजू भाई बधेका का, वो पॉइंट सब में रहेंगे। आप ये ध्यान रहिएगा। एक ही पॉइंट कि किसके द्वारा, भ्रमर के द्वारा है कि नहीं। उसके बाद से आपको पर्यावरण द्वारा, और क्या, समाज के द्वारा, और क्या, एक एक चीज जो चीज लिखा हूँ, खेल के माध्यम से, और क्या, संगीत के माध्यम से, और क्या, संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, ये सब चीज़ों से आपको क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है। वाद विवाद के माध्यम से, ड्राइंग यानी चित्रकला के माध्यम से, ये सब चीज़ों के माध्यम से पढ़ाना है। आपको पता है ये सब चीज़ें जब कला, क्यों F11 सब्जेक्ट जो है कला समेकित शिक्षा, जो F11 सब्जेक्ट है कला समेकित शिक्षा, ये लाया गया, क्यों लाया गया, क्या जरूरी था इसका, क्यों? इसलिए लाया गया कि कला ही एक ऐसा माध्यम है जो शिक्षक और छात्र के बीच की जो गैप है उसको कम कर देता है। कम ही नहीं करता है बल्कि उसको ख़त्म कर देता है। हमारे टाइम के एक गुरुजी थे, अभी भी वो डाइट रामबाग में हैं, मुजफ्फरपुर में। वो F11 के शिक्षक थे, हमें अभी भी याद है। प्रोफेसर राणा सर नाम था, मेरे बहुत करीबी रहे हैं। उनका ये सब्जेक्ट था कला समेकित शिक्षा। आज तक उनके क्लास में कभी मैंने पेन नहीं उठाया, कभी भी पेन नहीं। मुझे पता ही नहीं चला उनका क्लास कब हुआ और कब ख़त्म हो गया। इतनी इंटरटेनमेंट के साथ मतलब उनका क्लास होता था, पता ही नहीं चलता था। सब उनके खींचता था उनको पकड़ के। क्यों? क्योंकि वो कला, मतलब वो आज तक किताब ही नहीं हमें खोलने का मौका मिला F11 का। मैं जब आपको F11 पढ़ाऊँगा तो आपको पता चलेगा कि F11 कैसा था। पता ही नहीं था कि हंसते हंसते उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया। इतने सारे गेम हम लोग खेले सर के रीजन में, मतलब बहुत याद आता है। अभी भी याद करता हूँ पल। मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट F11 ही रहा है। और राणा सर का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो सच में ये सब्जेक्ट बहुत ही उम्दा तरीक़ा से, मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है F11। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कला लाने का एक ही मकसद है, शिक्षक और छात्र के बीच में जो गैप है उसे ख़त्म करना, ताकि एक दूसरे से अपनी परेशानियों को बता सके। एक तो ऐसा हो गया है सीन कि शिक्षक को देख के बच्चों को डर लगने लगा है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कला समेकित शिक्षा को लाया गया, F11 सब्जेक्ट। ठीक है, आज के कड़ी में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।